हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछली क्लास में हम लोगों ने टॉपिक ख़त्म कर लिया था डबल कॉलम कैश बुक का, और हमने देख लिया था क्वेश्चंस के थ्रू कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं डबल कॉलम कैश बुक के केस में। अब आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पेटी कैश बुक। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक का नाम लिखेंगे जो कि है पेटी कैश बुक। तो अब ये पेटी कैश बुक आई कहाँ से है? ये इसलिए आई क्योंकि कैश बुक में हम रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक की बात करें तो सिंगल कॉलम कैश बुक में हम कैश रिसिप्ट्स एज वेल एज कैश पेमेंट्स वो चीज़ें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अब असल में होता क्या है, जब भी कोई बिजनेस ऑपरेट करता है बहुत ही ज़्यादा रेपिटेटिव ट्रांजैक्शंस होती हैं कुछ जिनकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, जैसे कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जैसे कि हम कार्टेज जो पे करते हैं और जैसे कि पोस्टेज पे जो पैसा लगता होता है। तो अब ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम अपनी मेन कैश बुक में रिकॉर्ड करने लग गए तो क्या होगा, ये रेपिटेटिव होती है ट्रांजैक्शंस, तो जो हमारी कैश बुक है वो ओवरबर्डन्ड हो जाएगी और उससे क्या होगा, हमारी कैश बुक में जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो सही से नहीं दिखेगी, क्योंकि जो बड़ी बड़ी अमाउंट्स होंगी वो सारी मिक्स कर जाएंगी इन छोटी छोटी अमाउंट्स के साथ, तो मटेरियल आइटम्स हमें क्लियरली नहीं दिखेंगी। इसलिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया था जिसको बोलते हैं पेटी कैश बुक, जिसमें हम लोग ये छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस जिनकी वैल्यू कम होती है, कम का क्या मतलब, हम लोग अपनी बुक के हिसाब से ये देखेंगे तो बुक में लिया हुआ है ₹1000 से कम की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है पेटी कैश बुक। और ये ट्रांजैक्शंस होती कौन सी हैं? ये रेपिटेटिव ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक मंथ में ये कितनी ही बार हो जाती हैं, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जैसे कार्टेज, जैसे पोस्टेज, ये सारी ट्रांजैक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड करेंगे कहाँ, पेटी कैश बुक में, ताकि हमारी मेन कैश बुक में सिर्फ मटेरियल आइटम्स, मतलब कि सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली ट्रांजैक्शंस हमें अपनी मेन कैश बुक में दिखें और बाकी रेपिटेटिव जो नॉर्मल खर्चे होते ही जा रहे हैं बिजनेस में वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे इस पेटी कैश बुक में। तो पेटी का मतलब क्या होता है? पेटी का मतलब होता है स्मॉल। तो स्मॉल अमाउंट्स जो होती हैं सारी रेपिटेटिव नेचर की, सारी कहाँ रिकॉर्ड होंगी, वो सारी रिकॉर्ड होगी इस पेटी कैश बुक में। अब एक और चीज़ जो हमने पेटी कैश बुक के केस में ध्यान रखनी है वो क्या है, ये जो स्मॉल ट्रांजैक्शंस हैं ये है किस चीज़ की, इसमें सिर्फ हम कैश पेमेंट्स जो होती हैं छोटी छोटी वही रिकॉर्ड करते हैं, नॉट रिसिप्ट। कैश रिसिप्ट इसमें हम लोग नहीं रिकॉर्ड करते होते, चाहे वो छोटी अमाउंट की भी हो, वो सारी कहाँ जाएंगी, वो सारी मेन कैश बुक में ही जाएंगी। सो दिस पेटी कैश बुक इज प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग स्मॉल स्मॉल पेमेंट्स ओनली। कैश की जो छोटी छोटी पेमेंट्स रहती हैं सिर्फ वो यहाँ पर रिकॉर्ड होंगी, छोटी छोटी अगर रिसिप्ट्स हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होंगी। तो अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि पेटी कैश बुक होती किस लिए है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर फॉर रिकॉर्डिंग स्मॉल, ध्यान में क्या रखना है, सिर्फ पेमेंट्स नॉट रिसिप्ट्स। इसमें सिर्फ हम वो छोटी छोटी जो पेमेंट्स हैं जो कि रेपिटेटिव नेचर की होती हैं सिर्फ वही हम लोग इस पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। फॉर रिकॉर्डिंग स्मॉल पेमेंट्स दैट आर रेपिटेटिव इन नेचर। साथ ही में इसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे कि ये स्मॉल पेमेंट्स हो क्या क्या सकती हैं। ये हो सकती हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, दूसरी हो सकती है वेजेस, जो हम स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स पे करते होते हैं कैजुअल लेबर को। कैजुअल लेबर मतलब जो कि परमानेंट नहीं है, डे वाइज हम उनको रखते हैं, तो जैसे ही वो काम करते हैं, जितने टाइम वो काम करे या फिर जितनी प्रोडक्शन वो करे उसके हिसाब से हम इस कैजुअल लेबर को पे करते होते हैं वेजेस। तो वो वाले वेजेस का अमाउंट भी बहुत स्मॉल होता है क्योंकि वो डेली पे करते होते हैं, तो वो वाले वेजेस भी कहाँ रिकॉर्ड होंगे, वो रिकॉर्ड होते हैं इस पेटी कैश बुक में। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे पोस्टेज एंड कोरियर। अब कोरियर करने के लिए या पोस्टेज का जो भी हमें खर्चा पड़ा वो भी कहाँ रिकॉर्ड होगा, वो भी पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, बिकॉज ये रेपिटेटिव नेचर का होता है और साथ ही में इसकी अमाउंट जो है वो बहुत कम होती है। नेक्स्ट लिखेंगे कन्वेंस।
कन्वेंस का मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमें लगते होते हैं वो भी क्या, जो स्मॉल अमाउंट रहेगी पेटी कैश बुक में जाएगी। और लास्ट में हम लोग लिखेंगे क्या, कार्टेज। कार्टेज क्या होता है, वो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं। कार्टेज का मतलब ही क्या है, वो बना कैसे है, कार्ट। तो ये जो आगे का वर्ड है कार्ट, तो कार्ट में जब हम लोग ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, मतलब कि रेडे पे जब कोई सामान आता है, वो जो चार्जेस होते हैं उसको हम बोलते होते हैं कार्टेज। तो ये ब्रॉड हेड्स होते हैं जो कि हमें पेटी कैश बुक में दिखा करेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वेजेस, पोस्टेज एंड कोरियर, कन्वेंस और कार्टेज, ज़्यादातर यही खर्चे रहा करेंगे हमारे, जो कि हम लोग कैश बुक में, पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और लास्ट में जो आइटम स्मॉल अमाउंट की थी बट इन हेड्स में नहीं आई, उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उसे हम रिकॉर्ड करेंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस नाम का एक कॉलम बना देंगे। अभी हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मेट होता कैसे है। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में हम लोग वो जो बाकी के एक्सपेंसेस रह जाएंगे जो यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इनमें से किसी भी कॉलम में, उसे हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंसेस वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। तो अब हमें ये तो पता चल चुका है कि पेटी कैश बुक होती किस लिए, वो रिकॉर्ड करती है छोटी छोटी पेमेंट्स, सिर्फ पेमेंट्स रिकॉर्ड करती है जो कि रेपिटेटिव होती है नेचर में, बार बार वो पेमेंट्स हमें करनी पड़ती है। तो अब इस पेटी कैश बुक को समझने के लिए हमें एक मैकेनिज्म या एक सिस्टम समझना है जिसका नाम है इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो अब इस इम्प्रेस्ड सिस्टम को यूज करके ही हम लोग क्या बनाया करेंगे, ये पेटी कैश बुक बनती होती है। तो अब इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब क्या है, इम्प्रेस्ड का मतलब होता है एडवांस, मतलब कि किसी को एडवांस कर देना कुछ पैसा। तो अब इस इम्प्रेस सिस्टम में होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास होता है एक मेन कैशियर। वो मेन कैशियर क्या करता है, वो मेन कैशियर जो है वो मेन कैश बुक बनाता होता है जिसमें मटेरियल आइटम्स रिकॉर्डेड होते हैं। मतलब कि ये छोटी छोटी रेपिटेटिव पेमेंट्स को छोड़कर बाकी जो सारी ट्रांजैक्शंस है विच आर रिलेटेड टू कैश, वो सारी मेन कैश बुक में कौन रिकॉर्ड करता है, मेन कैशियर रिकॉर्ड करता है। तो पहला पर्सन जो इसमें इन्वॉल्व हो गया वो कौन है, वो है मेन कैशियर। अब उसका काम इस पेटी कैश बुक के लिए क्या है, पेटी कैश बुक के लिए उसका काम ये है कि एक बंदा हम लोग और अपॉइंट करते हैं जिसका नाम होता है पेटी कैशियर। तो अब वो पेटी कैशियर क्या करता है, मेन कैशियर से वो अप्रोक्सीमेट एक अमाउंट लेता है जो कि उसको लगता है एक हफ्ते की पेमेंट्स के लिए काफ़ी है या फिर एक महीने की पेमेंट्स के लिए काफ़ी है। वो वेरी करता होता है कि आपने मंथली वो इम्प्रेस्ड लेना है या फिर आपने वीकली वो इम्प्रेस लेना है। टाइम पीरियड वेरी कर सकता है पर एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो देखता है कितना खर्चा उसको ये छोटी छोटी रेपिटेटिव पेमेंट्स करने के लिए लगता है। उसको एस्टिमेट करने के बाद वो क्या करता है, वो वाली अमाउंट जो होती है वो उस मेन कैशियर से ले लेता होता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, इस इम्प्रेस्ड सिस्टम में वो मेन कैशियर उस पेटी कैशियर को एक इम्प्रेस्ड अमाउंट देगा जो कि क्या सिग्निफाई करती है, वो अमाउंट सिग्निफाई करती है जो कि वो एडवांस टाइप का दे रहा है उस पेटी कैशियर को। अब पेटी कैशियर क्या करेगा, जितनी भी पेमेंट्स होंगी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में, वो सारी जो पेमेंट्स रहेंगी कैश पेमेंट्स, उस इम्प्रेस्ड को यूज कर वो पेमेंट्स करेगा। अब पेमेंट्स वो कैसे कर सकता है, पहली चीज पेमेंट करने की, जो दूसरा पर्सन है जो भी उससे वो पैसे लेने आ रहा है उस पेमेंट के रिलेटेड, उससे वो क्या लेगा, वो उसका प्रूफ लेगा ताकि उसके पास एक रिकॉर्ड हो कि क्यों उसने वो वाली पेमेंट करी है। जैसे कि अगर वो कुछ कन्वेंस की पेमेंट कर रहा है तो वो रिसिप्ट लेगा जिसमें उसको दिखे कि इतने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस असल में उस बंदे ने पे करे हैं। तो अब वो उसको उसके रिलेटेड पैसे जितने भी थे वो दे देगा। और साथ ही में दूसरी चीज, अगर उसके पास उस चीज की रिसिप्ट नहीं है तो वो खुद से एक वाउचर काटेगा उस पेमेंट को सिग्निफाई करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी भी पेटी कैशियर ने ये स्मॉल पेमेंट्स करनी है उसके लिए कुछ ना कुछ प्रूफ तो उसको चाहिए ही फॉर मेकिंग दैट पेमेंट। क्योंकि आगे चल के क्या होगा, मेन कैशियर चेक करेगा कि जो भी उसने अमाउंट रीइंबर्स करी है क्या वो सही थी भी, तो उसके लिए उसको कुछ ना कुछ प्रूफ चाहिए होता है। चाहे तो वो उस पर्सन से रिसिप्ट ले ले जो भी वो पेमेंट मांगने आ रहा है, या फिर वो क्या करे, वो वाउचर काट दे। अब होगा क्या, ये जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो जाएगा, जितनी भी उसने पेमेंट्स करनी होंगी पेटी कैशियर ने वो सारी कर चुका होगा। और क्या होगा, कुछ ना कुछ कैश का बैलेंस उसके पास बच जाएगा एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर
पीरियड। तो जैसे ही पीरियड एंड होगा वो जाएगा मेन कैशियर के पास, मेन कैशियर चेक करेगा कि क्या जितनी उसने पेमेंट्स करी वो सही थी भी, अगर तो सही थी तो ठीक है, अगर नहीं सही थी तो फिर वो कुछ ना कुछ एक्शन लेगा अगेंस्ट दैट पेटी कैशियर। उसके बाद जितना बैलेंस उसने असल में स्पेंड कर दिया इन मेकिंग दैट पेमेंट्स, वो फिर से मेन कैशियर उतने ही पैसे उसको दे देता है जितने उसने स्पेंड किए होते हैं, ताकि एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड उसके पास फिर से वो इम्प्रेस्ड अमाउंट जितनी स्टार्टिंग में थी वही उसके पास हो जाए। तो इस इम्प्रेस सिस्टम का फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि पता चलता है कि जो पेटी कैशियर है वो सही से पेमेंट्स जो हैं वो दे रहा है कि नहीं दे रहा, और साथ ही में उसके पास इनफ मनी है कि नहीं वो स्मॉल पेमेंट्स को पे करने के लिए। तो अब लास्ट में जितनी पेमेंट्स उसने एक्चुअल में करी तो उतने ही पैसे उसको वापस से दे दिए जाते हैं, ताकि एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड उसके पास फिर से वो फुल अमाउंट हो इम्प्रेस्ड वाली। तो अब इस इम्प्रेस सिस्टम को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भी कि यहाँ पर होता क्या क्या है। आफ्टर एस्टिमेटिंग पेटी एक्सपेंसेस, main cashier gives money to petty cashier। सबसे पहले मेन कैशियर वो जो इम्प्रेस्ड अमाउंट होगी आफ्टर एस्टिमेटिंग कितने पेटी एक्सपेंसेस असल में होने हैं वो मनी दे देगा किसको? पेटी कैशियर को दे देगा। तो ये जो मनी है जो वो उसको एडवांस करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते होते हैं इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड का मतलब ही क्या होता है? एडवांस जो उसको दे दिया गया फॉर मेकिंग दो स्मॉल स्मॉल रेपिटेटिव पेमेंट्स। उसके बाद क्या होता है? पेटी कैशियर रिकॉर्ड्स एंड मेक्स पेमेंट। उसके बाद क्या होगा? वो जो पेटी कैशियर है जैसे जैसे वो खर्चे होते जाएंगे वो उसको रिकॉर्ड करेगा और पेमेंट करता रहेगा। अब रिकॉर्ड करने के लिए बेसिस क्या होगा? रिकॉर्ड करने के लिए उसके पास बेसिस हो सकता है या तो एक्सटर्नल वाउचर, मतलब कि जो वाउचर्स एक्चुअल में अवेलेबल थे, जैसे कि एग्जाम्पल लिखेंगे इसका फूड बिल्स। असल में किसी पर्सन ने, जैसे कि जो सेल्स पर्सन होते हैं, उन्होंने बाहर कुछ खाना खाया तो वो जो फूड का बिल रहेगा वो अवेलेबल होगा, तो अब उसको देख के वो रिकॉर्ड करेगा ये वाली जो पेमेंट है और उसको उसके पैसे रीइम्बर्स कर देगा। या तो एक्सटर्नल वाउचर हम यूज़ करेंगे, मतलब कि जो एविडेंस है दैट इज़ अवेलेबल एक्सटर्नल वाउचर के केस में, या फिर क्या होगा? इंटरनल वाउचर। इंटरनल वाउचर में क्या होगा? यहाँ हम लिख लेंगे एक्सटर्नल वाउचर के केस में एविडेंस इज अवेलेबल। हमें मिल जाता होता है वो प्रूफ कि असल में उसने ये इतने पैसे स्पेंड किए हैं। इंटरनल वाउचर के केस में क्या होगा? एविडेंस इज नॉट अवेलेबल, इज नॉट अवेलेबल। जैसे कि एग्जाम्पल लिखेंगे रिक्शा बिल। तो रिक्शा क्या होता है? उसको कार्ट ही हम मानेंगे, तो उसको जो हमने पैसे पे करे होते हैं उसकी कोई स्लिप नहीं मिलती होती हमें, तो हमारे पास एविडेंस नहीं होता। तो उसके लिए हम लोग एक इंटरनल वाउचर जनरेट करेंगे और उसके बाद हमें ऑथराइजेशन भी लेनी पड़ेगी इन केस ऑफ इंटरनल वाउचर कि ये पेमेंट हम लोग कर दें, मतलब कि पेटी कैशियर ये वाली पेमेंट कर सके। तो इंटरनल वाउचर के केस में हम लोग ये चीज़ भी लिखेंगे कि इंटरनल वाउचर के केस में ऑथराइजेशन इज नीडेड, क्योंकि उसका कोई प्रूफ ही नहीं है हमारे पास, तो ऑथराइजेशन इज नीडेड। तो अभी तक क्या हुआ है? ये फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट स्टेप जो होगा ये सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि वो एस्टिमेट कर लेते होते हैं पेटी एक्सपेंसेस, और मेन कैशियर इम्प्रेस्ड अमाउंट जो होती है, जो कि कैश ही होता है, वो किसको दे देता है? पेटी कैशियर को दे देता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? पेटी कैशियर रिकॉर्ड कर लेता होता है ये सारी स्मॉल स्मॉल पेमेंट्स और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग पेमेंट वो कर देता होता है। अब रिकॉर्ड करने के दो तरीके, एक्सटर्नल वाउचर, इंटरनल वाउचर। एक्सटर्नल वाउचर के केस में एविडेंस इज अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल फूड बिल, और इंटरनल वाउचर में एविडेंस इज नॉट अवेलेबल, जैसे कि रिक्शा वाले को जितने भी हमने पैसे दिए। तो अब इस केस में, इन केस ऑफ इंटरनल वाउचर, हमें क्या चाहिए? हमें ऑथराइजेशन चाहिए कि हम ये पेमेंट जो है वो उसको कर दें, मतलब कि पेटी कैशियर ये पेमेंट दे सके। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा?
थर्ड, सबमिशन ऑफ पेटी कैश बुक टू मेन cashier at the end of the period. End of the पीरियड। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वो पेटी कैशियर जो है, जैसे ही वो पीरियड, जो भी पीरियड था वो एंड हो जाएगा। वो वीक भी हो सकता है, वो 2 वीक्स भी हो सकता है, वो मंथ भी हो सकता है। जैसे ही वो पीरियड खत्म हुआ, पेटी कैशियर, ये वाली जो पेटी कैश बुक है, वो मेन वाले कैशियर को क्या करेगा, सबमिट कर देगा। उसके बाद क्या होगा, फोर्थ स्टेप, एग्जामिनेशन बाय मेन या फिर चीफ कैशियर। अब चीफ कैशियर जो है, मेन कैशियर जो है, वो चेक करेगा कि जितनी भी उसने पेमेंट्स करी, वेदर दे वर ऑथराइज्ड, क्या उसका एविडेंस अवेलेबल था, बी इट एक्सटर्नल वाउचर या फिर इंटरनल वाउचर। तो वो सारा चेक करेगा कि सारी जो पेमेंट्स है वो सही थी कि नहीं थी। और लास्ट में क्या होगा, जितनी उसने एक्चुअल में अमाउंट स्पेंड करी होती है पेटी कैशियर ने, मेन कैशियर उतनी ही अमाउंट उसको वापस से दे देता होता है, ताकि एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पेटी कैशियर के पास फिर से उतना ही इम्प्रेस्ड अमाउंट आ जाए फॉर मेकिंग द पेमेंट नेक्स्ट पीरियड वाली। तो लास्ट स्टेप जो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वो है फिफ्थ, रीइम्बर्समेंट ऑफ actual amount spent by petty cashier। लास्ट में क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल लेके चले तो इम्प्रेस्ड के लिए हमने अमाउंट, इम्प्रेस्ड अमाउंट जो मेन कैशियर ने पेटी कैशियर को दी वो थी 10,000 रुपीज़। अब ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड पेटी कैशियर ने जो पेमेंट्स कर दी वो करी 9,000 रुपीज़ की। तो अब 9,000 रुपीज़ उसने स्पेंड करे, उसके पास ऑलरेडी 1,000 रुपीज़ पड़ा है। 10,000 माइनस 9,000, 1,000 रुपीज़ ऑलरेडी पेटी कैशियर के पास पड़ा है। तो जो बैलेंस है, मतलब कि जितना उसने एक्चुअल में स्पेंड किया रुपीज़ 9,000, फिर से मेन कैशियर उसको 9,000 रुपीज़ दे देगा, ताकि उसके पास जो बैलेंस है एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड वो फिर से क्या हो जाए, फिर से 10,000 रुपीज़ हो जाए, क्योंकि 1,000 उसके पास ऑलरेडी पड़े हैं। अमाउंट उसने स्पेंड करी 9,000 फिर से वो दे देगा मेन कैशियर उस पेटी कैशियर को, उसके पास फिर से 1,000 प्लस 9,000 10,000 रुपीज़ हो जाएंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, जो कि इम्प्रेस्ड की अमाउंट होनी चाहिए। तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते होते हैं इम्प्रेस सिस्टम, जिसका मतलब ही क्या है, एडवांस में पैसा दे देना उस पेटी कैशियर को फॉर मेकिंग दो स्मॉल रेपिटेटिव पेमेंट्स। तो अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे इस पेटी कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैश बुक क्या थी, नॉर्मल जैसे हम लेजर अकाउंट बनाते हैं वैसे ही हम लोग कैश बुक बना रहे थे। इन केस ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक सिर्फ एक कॉलम रह रहा था दोनों साइड्स पे, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट, जो कि था कैश का। एंड इन केस ऑफ डबल कॉलम कैश बुक हम 2 कॉलम्स बना रहे थे, डेबिट और क्रेडिट साइड पे, एक तो कैश का और दूसरा बैंक का। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सिर्फ कैश वाली जो स्मॉल पेमेंट्स है विच आर ऑफ रेपिटेटिव नेचर, ध्यान में रखनी है ये बात कि सिर्फ पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं हम यहाँ पर, कैश रिसिप्ट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन पेटी कैश बुक। तो अब इसका फॉर्मेट हम लोग देखेंगे कि कैसे रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा फॉर्मेट, साइड्स तो इसकी भी 2 ही रहने वाली हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, पर कुछ ना कुछ वेरिएशन है इस पेटी कैश बुक में। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे हाफ में डिवाइड कर लेते होते हैं। तो ये है हमारी डेबिट साइड और यहाँ पर ही है हमारी क्रेडिट साइड। अभी तक क्या हो रहा था, क्रेडिट साइड बिल्कुल एंड में होती थी राइट साइड पे, पर इसमें क्या हाफ वे में ही यहाँ पर क्रेडिट साइड आ गई। सबसे पहला कॉलम हमारे पास होता है अमाउंट रिसीव्ड का। अब ये अमाउंट रिसीव्ड क्या है, यहाँ पे सिर्फ वो अमाउंट आनी है जो हम पेटी कैशियर से रिसीव करते होते हैं एज इम्प्रेस्ड, और कोई अमाउंट, कोई कैश रिसिप्ट हमें यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करनी है। यहाँ पर सिर्फ हम स्मॉल पेमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए इस पेटी कैश बुक को बनाते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड वाले कॉलम में सिर्फ वो अमाउंट आएगी जो मेन कैशियर हमें देता होता है फॉर मेकिंग दीज पेटी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट जो कॉलम होता है हमारे पास वो होता है कैश बुक
फोलियो का। फोलियो का मतलब हम बताएं, फोलियो का मतलब पेज नंबर। तो कैश बुक के कौन से पेज नंबर पर ये है, क्योंकि ये जो हम पैसे रिसीव करेंगे वो हम मेन कैशियर से रिसीव करेंगे। मेन कैशियर बना रहा है मेन कैश बुक और हम लोग बना रहे हैं पेटी कैश बुक। तो उस मेन कैश बुक के कौन से पेज नंबर पर ये वाली एंट्री जो है लिखी हुई है, इसलिए ये होता है कैश बुक फोलियो, जो कि हमारा क्वेश्चंस में खाली रहा करेगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमारे पास होता है डेट का। यहाँ पर आएगी डेट, तो इधर तो डेट आएगी जब हम अमाउंट रिसीव करेंगे उसकी, और बाकी जब हम लोग पेमेंट्स करेंगे वो वाली डेट भी यहीं पे आ जाएंगी। आगे चल के क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे करना है। उसके बाद जो कॉलम है वो है पर्टिकुलर्स का। जो भी हम लोग पेमेंट्स करेंगे वो सारी कहाँ आएंगी, इस पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में उन सब का नाम आया करेगा। उसके बाद हमारे पास कॉलम है वी डॉट नंबर, मतलब कि वाउचर नंबर। हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पेटी कैश बुक में भी, हमें अच्छे से पता है सब्सिडरी बुक्स में करते क्या है, रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, तो सीधा वाउचर को देख के यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वाउचर नंबर जो होगा फॉर मेकिंग दीज पेमेंट्स वो यहाँ पर आता है, और क्वेश्चंस में हमारा ये कॉलम खाली रहा करेगा। और नेक्स्ट जो कॉलम है वो है हमारे पास टोटल पेमेंट्स का। तो ऐसे करके ये जो डेबिट और क्रेडिट जितना हमने लिखा था उतना पोर्शन जो है वो हमारा खत्म हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, इट इज एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स। यहाँ पे तो हम लोग टोटल पेमेंट लिख देते होते हैं जितनी हमने करी, बट यहाँ पे क्या करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे कि किस कारण से करी। जैसे कि हमने ब्रॉड हेड्स यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वेजेस, पोस्टल एंड कोरियर, कन्वेंस, कार्टेज और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कौन से हेड के अंडर हमने ये पर्टिकुलर पेमेंट है जो करी है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे हम लोग लिखते होते हैं एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स। तो हमें पता है जो ब्रॉड हेड्स रहेंगे पेटी कैश बुक के वो यही हैं, मतलब कि यही वाले एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम पेटी एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स में हमने ये आगे डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनके नाम लिख देंगे और बस जो टोटल पेमेंट्स रहेंगी वो इस कॉलम में तो आनी ही आनी है। साथ में हम उसको एनालाइज करेंगे कि एक पर्टिकुलर पेमेंट इनमें से कौन से में रिलेटेड थी। जब हम क्वेश्चन करेंगे बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, पर अभी के लिए ये समझो जो पेमेंट हमने करी वो यहाँ तो लिखनी ही है, बिकॉज ये क्या है, ये है टोटल पेमेंट्स। पर साथ ही में कहा एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स वाले में भी हम लिख देंगे कि इनमें से कौन से हेड से रिलेटेड वो पर्टिकुलर पेमेंट है। तो हेड्स का हम लोग नाम लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया स्टेशनरी। नेक्स्ट हमारे पास है वेजेस, उसके बाद हमारे पास है पोस्टेज एंड कोरियर, तो मैंने यहाँ अकेला पोस्टेज लिख दिया। उसके बाद है कन्वेंस के बाद हमारे पास है कार्टेज, और लास्ट में हमारे पास होता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मतलब कि जो खर्चे इनमें से किसी हेड के अंडर नहीं आ पाए, जो हमने यहाँ पे हेड्स बनाए हैं वो सारे कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। ऊपर हम लोग हेडिंग दे देते होते हैं पेटी कैश बुक। यहाँ पर भी हम लोग एक लाइन लगा सकते हैं, और जहाँ पे यहाँ क्रेडिट लिखा वहाँ पर भी ऐसे करके हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ऐसे करके हमारी ये पेटी कैश बुक रेडी हो जाया करेगी। अब इसको भी हमें टोटल तो करना पड़ेगा और बैलेंस भी निकालना पड़ेगा कि कितना बैलेंस पड़ा है हमारे पास, और जितना हमारा कम हो जाएगा बैलेंस, मतलब कि जितना हमने एक्चुअल में पेमेंट करी पेटी कैशियर ने उतना हमें फिर से लेना भी होगा। तो इसकी बैलेंसिंग कैसे करनी होती है वो मैं आपको सम के थ्रू सिखाऊंगी, क्योंकि इसमें जो टोटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं, क्योंकि हमने कुछ एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स वाले कॉलम्स भी बनाए हैं। तो ये हम लोग आगे चल के क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखना है, जब भी हमारे पास पैसा आएगा वो पैसा आएगा ही क्यों, सिर्फ जो पेटी कैशियर हमें कैश दिया करेगा, इंप्रेस्ड जो हमें देगा वो कहाँ आएगा, वो हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड में। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैश लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि जब पैसा हमारे पास आया एंट्री क्या डली, एंट्री डलती होती है पेटी कैश डेबिट टू कैश की। पेटी कैश हमारे पास आ गया, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, और टू कैश क्या, वो जो मेन कैशियर है उसका जो कैश है वो कम हो गया, तो वो भी एंट्री डालेगा अपनी मेन कैश बुक में। तो इसलिए इसकी एंट्री डलती है पेटी कैश डेबिट टू कैश
तो यहाँ पे हम लोग लिखते होते हैं टू कैश और जितना हमें अमाउंट मिलती है वो यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे पेमेंट्स। अब पेमेंट्स जो भी करें क्या होती है एंट्री, एक्सपेंस करने की एंट्री होती है, पर्टिकुलर एक्सपेंस डेबिट टू कैश, तो हमारे केस में पेटी कैश, तो पर्टिकुलर एक्सपेंस डेबिट टू पेटी कैश, ये जोनल एंट्री हुई। हम लोग बना रहे हैं पेटी कैश, मतलब कि ये पेटी कैश वाला अकाउंट है, ये नॉर्मल कैश अकाउंट ही है, फॉर्मेट चाहे डिफरेंट है लेकिन ये कैश अकाउंट ही बन रहा है। तो अब एंट्री है पर्टिकुलर एक्सपेंस डेबिट टू पेटी कैश, तो इन पेटी कैश बाय दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स में ही बाय दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस, मतलब कि बाय स्टेशनरी, बाय वेजेस, जो भी वो एक्सपेंस होगा, टोटल पेमेंट्स में वो वाली अमाउंट आ जाएगी जो कि हम पे एक्चुअल में कर रहे हैं, और साथ ही में ये वाली जो पर्टिकुलर अमाउंट रहेगी इनमें से किसी एक कॉलम में वो जाएगी। क्वेश्चन जब करेंगे बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा, पर अभी मैं आपको जर्नल एंट्रीज बताने वाली हूँ इस पेटी कैश बुक के केस में, ताकि जब हम क्वेश्चन करें हमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो जर्नल एंट्रीज होती है वो हो ही क्या सकती हैं इन केस ऑफ पेटी कैश बुक, क्योंकि हमें जर्नल एंट्रीज हर चीज़ की मतलब हमें पता होना चाहिए कि क्यों ये चीज़ हो रही है, किस तरीके से वो चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। पहली जर्नल एंट्री जो डलेगी पेटी कैश बुक के केस में, सबसे पहले होना क्या है, वो मेन कैशियर पेटी कैशियर को अमाउंट ऑफ इंप्रेस्ड देगा, तो पेटी कैश हमारा बढ़ जाएगा, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, पेटी कैश को हम लोग डेबिट करेंगे, साथ ही में वो जो मेन कैशियर है उसका कैश कम हो जाएगा तो उसे करना है क्रेडिट। फर्स्ट जर्नल एंट्री जो डलेगी इन केस ऑफ पेटी कैश बुक वो होती है पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होती है पहली जर्नल एंट्री इन केस ऑफ पेटी कैश बुक। ये एंट्री डलती किस अमाउंट से है, अमाउंट ऑफ इम्प्रेस्ड से, पहला जितना हमें इम्प्रेस्ड मिला उससे ये वाली जो जर्नल एंट्री है वो डला करेगी जितनी इम्प्रेस्ड की अमाउंट होती है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पेटी कैशियर करेगा अलग अलग तरह की पेमेंट्स, मतलब कि ये सारे खर्चे होंगे स्टेशनरी, वेजेस, पोस्टेज, कन्वेंस, कार्टेज और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। जर्नल एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस करने की, पर्टिकुलर एक्सपेंस डेबिट टू कैश। अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में कैश की जगह ना लिख के हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है पेटी कैश। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, फिर क्या है वेजेस अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट, कन्वेंस अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम यही ब्रॉड हेड्स बनाने वाले हैं पेटी कैश बुक में, और लास्ट में जो इनमें नहीं आएगा उसको कहाँ डालेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, क्योंकि हमारा जो पेटी कैश हमारे पास था वो कम हो जाएगा ये सारी पेमेंट्स करने से। तो जितनी जितनी इन पर्टिकुलर की पेमेंट होगी जो कि यहाँ पर टोटल लगा करेगा वो सारा यहाँ पर आएगा। सब में देख लेंगे कि कैसे होगा, तो वहाँ पर इन पर्टिकुलर हेड्स का टोटल आ जाया करेगा और टू पेटी कैश उतना ही टोटल पेटी कैश हमारा यूज़ हुआ होगा इन सारी चीज़ों को पे करने में। अब ये सारी पेमेंट्स भी हो गई, लास्ट में क्या होना है, जितनी हमने एक्चुअल में ये अमाउंट स्पेंड कर दी ये अमाउंट ऑफ पेटी कैश हमें रीइम्बर्स कर देगा कौन, मेन कैशियर। तो फिर से हम लोग रिसीव करेंगे पेटी कैश, फिर से ये वाली जर्नल एंट्री आ जाएगी और सिर्फ इतनी ही चीज़ें होती है पेटी कैश बुक में। तो अब लास्ट में क्या होगा, फिर से ये वाली जर्नल एंट्री आएगी पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम लोग रिसीव करेंगे बैलेंस अमाउंट फ्रॉम द मेन कैशियर। और ये जो जर्नल एंट्री होगी ये किस अमाउंट से होगी, ये होगी अमाउंट actually spent which is reimbursed by main cashier। जितना हमने एक्चुअल में स्पेंड कर दिया था वो पेटी कैश, उतना ही हमें मेन कैशियर जो है वो रीइम्बर्स कर देता होता है। तो उतनी अमाउंट से हमारी ये जो जर्नल एंट्री होती है वो
डल जाती होती है। तो ये थी जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ पेटी कैश बुक। अब ये जर्नल एंट्रीज आपको पता है तो पेटी कैश बुक बनाना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अब लास्ट में हम लोग लिखेंगे एडवांटेजेस ऑफ मेकिंग पेटी कैश बुक। तो मैं बस यहीं पर लिख रही हूँ छोटी सी जगह पर कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं हमें ये पेटी कैश बुक बनाने के। तो एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश बुक, पहला एडवांटेज लिखेंगे हम लोग, मेन कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली मटीरियल ट्रांजैक्शंस। इस पेटी कैश बुक बनाने के कारण सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो रहा है कि जो हमारी मेन कैश बुक है वो ओवरबर्डन नहीं हो रही। अननेसेसरी आइटम्स, ये जो स्मॉल पेमेंट्स रेपिटेटिव नेचर की बार बार करनी होती है, वो ओवरबर्डन कर देती होती है और मेन कैश बुक को। तो व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग दिस पेटी कैश बुक, क्या होता है हमारी मेन कैश बुक में सिर्फ मटीरियल ट्रांजैक्शंस जो होती है, जिसकी अमाउंट भी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस के लिए देखने को, तो अब वो वाली सारी ट्रांजैक्शंस ही सिर्फ मेन कैश बुक में आएंगी। दूसरा एडवांटेज लिखेंगे हम लोग, कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस एंड मिसअप्रोप्रिएशन। तो दूसरा जो एडवांटेज है वो है कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस एंड मिसअप्रोप्रिएशन। कैसे? अब जो एक्सपेंसेस है उस पेटी कैशर को पता है कि उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करते वक्त कुछ ना कुछ एविडेंस उसको चाहिए, बीट एक्सटर्नल वाउचर और इंटरनल वाउचर। तो अब क्या होगा, कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस, वो अननेसेसरीली कोई भी एक्सपेंस लिखकर नहीं दे सकता क्योंकि हर चीज़ ऑथराइज्ड होनी चाहिए। और मिसअप्रोप्रिएशन कैसे, जो वो कैश चुरा नहीं सकता, कोई भी कुछ मिसअप्रोप्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि हर चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए। हर पेमेंट का जब रिकॉर्ड है तो बैलेंस जो है उसके पास वो पेमेंट्स माइनस करके उतना बैलेंस अवेलेबल होना ही चाहिए कैश का। और लास्ट एडवांटेज लिख लेंगे हम लोग पेटी कैश बुक का, सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ मेन कैशियर। अब क्योंकि ये पेटी कैश बुक बना रहे हैं तो जो पेटी कैशियर है वो स्मॉल पेमेंट्स का ध्यान रख रहा है, तो मेन कैशियर का जो टाइम है वो सिर्फ मटेरियल आइटम्स में जाता है और उसका जो टाइम है वो सेव हो जाता है। एफर्ट्स भी कम लगते हैं बिकॉज ये जो स्मॉल पेमेंट्स हैं रेपिटेटिव नेचर की, उसको कौन हैंडल कर रहा है, पेटी कैशियर उसको हैंडल कर रहा है। तो इसी के साथ पेटी कैश बुक का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। मेन क्या चीज़ है, मेन चीज़ है ये इम्प्रेस सिस्टम। ये अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान सी चीज़ है, बस ध्यान से हमने हर चीज़ को समझना होता है। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू पेटी कैश बुक। सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।